फंडामेंटल ड्यूटीज पे हम लोग आ रहे हैं। नागरिकता हमने पढ़ ली 12 से, नागरिकता कब से कब तक है? 12 से 35 पर है। और राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ पर है? नागरिकता तो 2 में है, 3 में तो क्या है आपके पास? हाँ, भाग 1 का संबंध है राज्य, केंद्र और संघ और राज्य क्षेत्र से। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से 4, भाग 2 के अंदर है 5 से 11, भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार 12 से 35, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें जो है कहाँ से लेके 36 से 51 है। और उसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे वो एक तो था 51। 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। ठीक है था। एक था 48। 48 का संबंध किससे है? कृषि और पशुपालन से। 49 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर के संरक्षण से है। 44 का संबंध किससे है? नागरिकों के लिए एकल संहिता के लिए है। ठीक है, यूनिवर्सल कोड। ठीक है, इसके अलावा जो है 44 का संबंध किससे है? नागरिक संहिता है। 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से है। इसके अलावा इसमें एक और जो था 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 45 में अंदर, निशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में था, किसमें था? है ना, 45 में तो था भाई। हाँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग एक अगले भाग के लिए जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए हुआ क्या, बात है 1976 की। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री 1976, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश या यूं बोलो कि एक कानून बनवाया, और उस कानून बनवाने के लिए एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, और उस कमेटी की सिफारिश थी कि भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसी प्रकार उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताने चाहिए, क्योंकि जब तक आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे आपके अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। आप केवल डिमांड ही डिमांड करो और आप कोई ड्यूटीज ना करो तो कोई मतलब नहीं रहता। हमारे घर में भी क्या होता है, अगर घर में सभी लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उनको कुछ भी देने के लिए हमारे पेरेंट्स तैयार रहते हैं, और घर में कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसको कोई भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस पे लिखना सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लिखना। भाग कौन सा लगेगा? हाँ नहीं, भाग भाग है ना, आप लीजिएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 कै नहीं करेंगे आप इसको, भाग क्या करेंगे? 4 में ही है। भाग 4 कै नहीं है, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। अनुच्छेद कौन सा है? हाँ, अनुच्छेद 51, 51। आप इसको कै बोलो, आप इसको 1 बोलो, ठीक है, आप इसको जो है ए बोलो, कैसे भी आप इसको बोलो। यह है 51A। किसके कहने पर ये जो है अमेंडमेंट हुआ था, संविधान के अंदर संशोधन हुआ था, वो कब जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको, यहां पे लीजिएगा इसका ना, मौलिक कर्तव्य। बयालीसवें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान
संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़े गए। पहली लाइन तो ये है आपके लिए, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको नंबर भी बता सकता हूँ कि पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य। ये जो 3-4 लाइनें अभी स्क्रीन पर आएगी, ये तो हमको मेमोराइज करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। बाकी चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कैसे आप उसको मेमोराइज करेंगे। वो दूसरी लाइन, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। पहली बात तो ये कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, ठीक है, याद रखना। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, हाँ, वर्तमान में भारतीयों के कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे पास? 11 है। बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, फिर एक एक को गिनेंगे हम लोग, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसका संबंध किससे है? पहला पॉइंट, ठीक है, संबंध, इसका संबंध निशुल्क, है ना, शिक्षा से है या अनिवार्य शिक्षा से। इसका संबंध अनिवार्य शिक्षा से है। इसे कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? इसे संविधान, इसे 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? कल बताया था आपको, 2002 में हुआ था। 2002 में। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, वो 2009 का है, वो निशुल्क शिक्षा का है, ठीक है, और ये अनिवार्य शिक्षा का है। मीन्स ये इस के तहत माता पिता का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि वो अपने 14 वर्ष से कम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तो जरूर दिलवाएं। मतलब हम हर भारतीय साक्षर होना अनिवार्य है। साक्षर मतलब जो अपना नाम लिख सकता हो, जो लिखी हुई चीज को पढ़ सकता हो, वो साक्षर, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? भाग 4 में, भाग 4 में जोड़ा गया, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51 कै में क्रम संख्या 11 में जोड़ा गया था। मेन जो चीज है मौलिक कर्तव्य से वो है। अब एक एक मौलिक कर्तव्य थोड़ी सी बारीकी से नजर डालना। आप केवल 1, 2, 3 नंबर ऐसे लिखना, क्योंकि आपने लिखे नहीं है, आप लिख लेते तो ज्यादा आसान रहता, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य आता है वो बात करता है किसके? संविधान की पालना की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान
कौन से मौलिक कर्तव्य के तहत किया जाता है? मौलिक कर्तव्य एक, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि आप राष्ट्रीय झंडे को आप फाड़ नहीं सकते हो, अगर आप फाड़ते हैं तो ये क्राइम माना जाता है, अपराध माना जाता है, ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा सकता है अगर झंडे को फाड़ लिया जाए तो। ठीक है, अरे लिखना था ये ना, मैं लिखवाऊंगा इसको, थोड़ा सा भी ध्यान रखना ना। दूसरा जो है आदर्शों को सेवा जलाना, इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है हमारे सामने। जहां जहां क्वेश्चन बन रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको, और जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न तो यहीं से बना हुआ है अभी तक कि राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है या राष्ट्रगान का आधार है, आदर करना है, वो भारतीय के लिए कौन से मौलिक कर्तव्य में बताया गया है? पहले। ठीक है, अब राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान है ना, इसी को मैं सिंपल शब्दों में लिखता हूं, राष्ट्र का आदर। राष्ट्र के आदर से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भाई राष्ट्र की पहचान कौन है? राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है। तो राष्ट्र का आदर से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पहले नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, दूसरे नंबर के मौलिक कर्तव्य कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है ये 3 वर्ड, प्रभुता, एकता और अखंडता, इन शब्दावलियों को अरेंज करने का क्वेश्चन बनता है। तो आपको तीनों शब्दावलियों को याद रखना है। पहले कौन सी है? प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता, ये कौन से मौलिक कर्तव्य में है? तीसरे मौलिक कर्तव्य में। किसमें है? तीसरे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें। मौलिक कर्तव्य कौन से वर्ष में संविधान में जोड़े गए? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें। वापस वही पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें। कौन से वर्ष जोड़े गए? 1906। किसके कहने पे जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? या थी के नाम से तो आपको ये याद ही हो जाएगा कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति पूछूं तो बताया नहीं मैंने अभी तक आपको, फखरुद्दीन करके था। ठीक है, चलो ये 3 वर्ड याद रखना है। पहला प्रभुता, एकता और अखंडता। फिर बात करते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब आता है चौथा। चौथे के अंदर भी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। 5वें में बनता है। 5वें में बोलता है धर्म भाषा पर आधारित भेदभाव से परे हो। सीधी सी बात है, अस्पृश्यता या भेदभाव का निषेध कौन से मौलिक कर्तव्य में है? 5वें के अंदर है, ये ध्यान रखना। भेदभाव का निषेध, निषेध सही है क्या? दया आएगा ना, दया आएगा, निषेध धनुष वाला, धनुष वाला का निषेध, ये वाला ना निषेध। भेदभाव का निषेध कौन से मौलिक कर्तव्य में है? 5वें मौलिक कर्तव्य। पहले कर्तव्य में क्या है? राष्ट्र का आदर। राष्ट्र का आदर मतलब किन 2 चीजों का आदर करना है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का। पहले राष्ट्र ध्वज, दूसरा राष्ट्रगान का। ठीक है, तीसरे नंबर के अंदर 3 शब्दावली दे रखी, कौन सी है? प्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन में एक वर्ड मिलता है संप्रभुता। संप्रभुता हमको शब्द मिलता है प्रस्तावना में। जब आप प्रस्तावना को भी हमने ऐसे इमेज पे बताया था आपको, उस समय उसमें मिलता है संप्रभुता। इसमें संप्रभुता कहीं पे भी नहीं मिलती। इसमें क्या मिलती है? अखंडता मिलती है। प्रभुता, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से भाग में दर्ज हैं? 4 में। कौन से में है? 4। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? 51 के में। किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे? कौन से वर्ष में जोड़े गए थे? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के। ठीक है, अगला है जो 6ठे नंबर का है, वो है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व संरक्षण। ठीक है, 7वां है हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करेंगे। अब इसका आता है पर्यावरण की रक्षा सीधा। ठीक है,
पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 7वां मौलिक कर्तव्य जो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब बाकी पहले 3 वर्ड आए थे, कौन कौन से आए थे? तीसरे मौलिक कर्तव्य में आए थे, प्रभुता, एकता और अखंडता। इसी तरह के 3 वर्ड आए हैं आपके सामने वापस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। इन तीनों वर्ड को फिर याद रखना है आपको। फिर बात की जाती है कौन से मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वें के अंदर, 8वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी गई है 8वें कर्तव्य में। अगला है कौन सा? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। हिंसा से दूर रहेंगे का मतलब इसमें बात किसकी करी गई है? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा से जुड़ा हुआ मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 9वां है। हिंसा से दूर रहने का मतलब क्या हो गया? अहिंसा हो गया। ठीक है ना, ये समझिएगा थोड़ा सा। हम अगला है 10वां, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों से जुड़े सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की ओर ऊंचाई को छू ले। ठीक है, राष्ट्र विकास से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 10वां है। राष्ट्र विकास से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य है वो 10वां है। अगला है 11वें नंबर का, और इसको ट्रिपल स्टार लगा के आपको चलना है। 11वें मौलिक कर्तव्य में पहली बात, मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में सबसे नवीनतम कर्तव्य का संख्या कौन सी है? 11वीं है। सबसे नवीनतम कर्तव्य कौन सा हो गया? 11वां हो गया। दूसरा पॉइंट, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? बहुत बढ़िया, 86वें संविधान 2000 वर्ष में 2002 में। कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पे। किससे संबंधित है? अनिवार्य शिक्षा, या बोलो आप इसको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से संबंधित है। शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से संबंधित है। ठीक है, कितने वर्ष से लेकर बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ये याद रखिएगा। इसमें जो अगला हमारा 11वां कर्तव्य वो किसना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, को शिक्षित करना, को शिक्षित करना। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य कौन सा हो गया हमारे पास? 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। पहला आपको याद रखना है कौन सा? राष्ट्र का आदर। राष्ट्र का आदर कैसे कराओगे आप? एक तो राष्ट्रगान से और एक राष्ट्र ध्वज से। पहले राष्ट्र ध्वज है, दूसरा राष्ट्रगान है। दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरे में 3 वर्ड हैं, कौन कौन सा? प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, चौथे में कुछ भी नहीं है। चौथे में 5वें के अंदर है किसका? भेदभाव का निषेध। 5वें के अंदर है भेदभाव का निषेध। छठे में कुछ नहीं आएगा हमारे काम का, लेकिन आता है 7वें में। 7वें में किसकी बात कराई जाती है? पर्यावरण की रक्षा की बात की जाती है। 8वां किससे संबंधित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, और 3 शब्दावली उसमें बात की जाती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। हमें इस तरह का अपना एप्टीट्यूड रखना पड़ेगा जिससे हम नई खोज भी कर सकें, जो सोसाइटी है यानी जो मानव धर्म है वो भी कहीं भंग ना हो, और ज्ञान भी अर्जन कर सकें। 9वें का संबंध किससे है? अहिंसा से। हिंसा नहीं करनी है, मतलब अगर कोई तोड़फोड़ हो रही है तो हमको उसमें शामिल नहीं होना है, हमें क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। ठीक है, 10वें का संबंध किससे है? राष्ट्र विकास से। जहां जहां राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी हम वहां वहां काम करेंगे। जैसे मैक्सिमम लोग आप देखते हो कि यहाँ से पढ़ते लिखते पूरी शिक्षा भारत में लेते हैं और कमाने कहाँ चले जाते हैं? अब्रॉड चले जाते हैं। वो सही चीज थोड़े ना है। अगर आप यहीं रह के यहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब आप राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हो। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को दूसरे देश में काम करने के लिए ले रहे हो तो उसका विकास हो रहा है, हमारे यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपके सामने 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86वें। कौन से वर्ष में जोड़ा गया? 2 में जोड़ा गया। ठीक है, और क्या है इसमें? अनिवार्य शिक्षा है। कितने वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है। मतलब माता पिता का या संरक्षक का यह कर्तव्य है, माता पिता का या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 तक वर्ष की आयु को जहां पे भी वो रहे उनको क्या कराएं?
शिक्षा दिलवाएं, यानी इनरोल करवाना ही करवाना है। इसलिए गांव के स्कूलों में बच्चे दिखते तो कम हैं लेकिन इनरोल ज़्यादा होते हैं। उन बच्चों का नाम उस स्कूल में भी चल रहा है और दूसरा जहाँ पे वो गड़िया लोहार वाले काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी चलता है। बहुत सारे 3 4 4 जगह नाम चलता है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें सबसे नवीनतम मौलिक कर्तव्य, सबसे नवीनतम मौलिक कर्तव्य। ठीक है, माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षित कराएं। आपको बताएं, अगर बच्चा समझदार हो 6 से 14 और वो जाके कोर्ट को या पुलिस को ये बोले कि मेरे माँ बाप मुझे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, तो पुलिस वाले उसको पाबंद कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को तो थोड़े ना उसके अधिकार पता है। बच्चे के लिए तो ये उसका अधिकार हो गया एक तरह से देखा जाए तो, कि भैया उसको जरूरी, माँ बाप को जरूरी है कि वो उस बच्चे को शिक्षित कराएं, स्कूल में एनरोलमेंट करवाएं। ठीक है, अब एक एक मौलिक कर्तव्य लिखवाने की जरूरत नहीं है, या लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आपने? तो फिर आप मुझे बताओगे। अब पहला मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? राष्ट्र, हाँ वो तो समझाया मैंने, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, वो तो समझाया कि राष्ट्र के आदर से संबंधित है। दूसरे पे हमने बात नहीं करी, हमने तीसरे पे बात करी। तीसरे में 3 शब्द हैं जो आपको याद रखना है। कौन सा है वो? प्रभुता, एकता और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द आपके इसके अंदर मिलेंगे। चौथे में हमने बात नहीं करी, 5वें में हमने डायरेक्ट बात करी। 5वें में बात किससे करी हमने? भेदभाव के निषेध से बात करी। भेदभाव का निषेध, हाँ भेदभाव का निषेध की बात करी। छठे में हमने बात नहीं करी। 7वें में हमने बात करी, किसके बारे में बात करी? पर्यावरण जीव की रक्षा और संरक्षण की बात करी है। रक्षा और संरक्षण की बात करी है। ठीक है, 8वें में हमने बात नहीं करी। 9वें में हमने बात करी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 3 शब्द बताए थे मैंने आपको। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बोलो। हाँ, क्या ना जानते? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावादी था या मानववाद था? तो फिर मानववाद है या मानवतावाद है? मानववाद है भाई। ठीक है, और तीसरा कौन सा था इसमें? ज्ञानार्जन। ठीक है, ये 3 शब्द वाली थी इसके अंदर। फिर हमने 10वें में बात करी थी क्या? 8वें में है या 9वें में है? आप बताओ मेरे को, आप ही बता रहे हो, मैं तो बता रही थी आपको सारा। ये देखो, 8वें के अंदर है वैज्ञानिक, 9वें के अंदर है अहिंसा। ठीक है, और 10वें के अंदर है राष्ट्र विकास, और 11वें का मतलब है आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हमने ये 8वें का संबंध है। ठीक है, 9वें पे हमने ज्यादा बात नहीं करी, 10वें पे बात करी है। 10वां किससे संबंधित है? राष्ट्र विकास से संबंधित है। हाँ, 9वें में किस पे बात करी थी? अहिंसा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपके सामने? 11वां है। वो किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना, तो ये हो गए आपके पूरा नोट्स। ले लिया आपने? नोट किया इसको सारे को? तो नोट करो ना।
नहीं करोगे याद रह जाएगा आपको? क्या आपको बिल्कुल अपने खरीदी हुई बादाम के अंदर जो प्रोटीन है उस पर भरोसा है कि हम नहीं भूलेंगे? है बादाम नकली आ रही है? नहीं नहीं नहीं, बादाम नकली थोड़ा ना हो सकती, पेस्टिसाइड वाली हो सकती है, ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक सबसे न्यून कौन सा, नवीन कौन सा है? 11वां है। कितने थे? अच्छा ये बताओ, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने थे ऐसे होता जी? मूल संविधान में, मूल संविधान में जब संविधान बना यानी 26 जनवरी 1950, इतने सारे बताओ। शायद नहीं, तब थे ही नहीं ना, तब थे ही नहीं। वर्ष 1975 से पहले एक भी मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। हाँ जी लिखिए, आप लिखिए। ये देखना भाई मानवतावाद है या मानववाद है, एक मिनट देखना, है ना, मानववाद है ना, ठीक है ना। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। बहुत बढ़िया राकेश जी, आपको ये काफी अच्छे से याद हुआ है। अब मैं ब्लैंक स्लाइड लूंगा, ब्लैंक स्लाइड पे केवल 10 प्रश्न करूंगा। अगर आपने 10 प्रश्नों के आंसर आप सबने सही दे दिए तो आप मान लीजिए आप मौलिक कर्तव्यों का क्वेश्चन कभी भी आएगा आप गलत नहीं करेंगे। और सबसे पहले वही प्रश्न पूछूंगा जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिपीट किया जाता है, ठीक है। केवल 10 से 11वां प्रश्न नहीं पूछूंगा, भले 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे पास है। 10 प्रश्न गिन लेना, भले काउंट करवाऊंगा आपको। हो गया, पूरा हो गया प्रदीप जी? ये तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, वो सारे लिख दिए क्या आपने? इंपॉर्टेंट तो ये वाला है ना। चलो ठीक है भाई। सबसे पहला प्रश्न, 10 गिनूंगा, 10 प्रश्न चाहिए, एक एक प्रश्न के साथ एक एक आंसर। पहला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 क में है। कितने थे? नहीं, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10 थे। किसके कहने पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? 42 संविधान। कौन से साल में जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन और कौन से वर्ष के तहत जोड़ा गया? संशोधन। कौन से मौलिक कर्तव्य का संबंध बच्चों की शिक्षा से है? 11वां मौलिक कर्तव्य। राष्ट्र का आदर से संबंधित मौलिक कर्तव्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 8 है। कौन सा है? 8 है, ठीक है। 3-4 शब्द को अरेंज कीजिए। एकता, प्रभुता, अखंडता सही है या फिर अखंडता, प्रभुता, एकता सही है या फिर प्रभुता, एकता और अखंडता सही है? प्रभुता, एकता और अखंडता सही है। अगले 3 शब्द को अरेंज करिए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, मानववाद। मानवतावाद, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। कौन सा? बहुत बढ़िया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान। मानवतावाद शब्द नहीं है। दूसरा कौन सा शब्द नहीं है? संप्रभुता शब्द मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। दिमाग में बैठा के रखना, क्वेश्चन में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 42 से संविधान संशोधन, 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, अनुच्छेद 51 के भाग 4, बस यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है।
ये हमारे मौलिक कर्तव्य कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम हमारे भाग 5 की तरफ। ठीक है, देखिएगा भाग 5। भाग 5 देखिए, भाग 5 का जो नाम है वो क्या है? संघ है, छोटा सा नाम है। ठीक है, और संघ के जो अनुच्छेद आते हैं वो कहां से आते हैं? 52 से 151 तक आते हैं। अनुच्छेद कहां से आते हैं? 52 से 151 तक आते हैं। इस संघ को हम 3 भागों में देखते हैं। इस संघ को जब हमको पढ़ना होगा तो हमको 3 भाग देखने पड़ेंगे। वैसे तो हम इसके छोटे छोटे 4 भाग करेंगे अलग अलग से। ठीक है, इस संघ में हम किसको शामिल करेंगे? इस संघ में हम शामिल करेंगे सबसे पहले जो रूल का बेस है, जिसकी वजह से शासन होता है। क्या है वो? कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। दूसरा वो होता है जो इस कानून को बनाने का काम करता है, यानी कि विधायिका। विधायिका। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है जो इन कानूनों की क्या करता है? रक्षा करता है, न्यायपालिका। और चौथे में हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसका नाम होता है कैग। क्या होता है? कैग। वो यहीं पे याद करा दूंगा आपको, जो इजी रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संघ के अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो आपके जवाब क्या होंगे? 52 से 51। लेकिन अगर इनमें से किसी का पूछ लिया जाए कार्यपालिका का संबंध कौन से अनुच्छेद से? कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करवाता है। व्यवस्थापिका या विधायिका मतलब जो कानून को बनाने का काम करती है, यानी कि संसद। ठीक है, उधर तो आएंगे राष्ट्रपति वगैरह, भाई साइन तो वही कर देंगे कानून पर। और इधर आ जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आएगी वैसे इधर। ठीक है ना, तो इसमें अनुच्छेद आता है 52 से 78 तक। सबसे पहले कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है वो कौन से हैं? 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, इसमें 2 लोग प्रमुख आएंगे, वैसे तो 3 आएंगे। एक का नाम है राष्ट्रपति, दूसरे का नाम है प्रधानमंत्री, और तीसरे का नाम है उपराष्ट्रपति। ये 3 लोग इसमें आएंगे, अनुच्छेद के तहत चलेंगे, जिस पे हम बात करेंगे। दूसरा आता है हमारे सामने कौन सा? विधायिका। विधायिका आती है 79 से लेकर 123 तक। ठीक है, ये आती है अनुच्छेद 79 से लेकर 1, 2, 3 तक, 123 तक। और न्यायपालिका जो है वो चलती है 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 टू 147 तक, 124 से 147। बचा कैग। राकेश जी मुझे बताओगे कैग में अनुच्छेद कितने आएंगे, या कैग का संबंध अनुच्छेद कौन से किससे है? बाकी बचा जो 148 से 151। तो बताओ कैग का संबंध कौन से अनुच्छेद में है? 148 में। कैग मतलब कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट एंड अकाउंटिंग जनरल, यानी कि महालेखाकार। कैग को बोला जाता है महालेखाकार। महालेखाकार, महालेखाकार। ठीक है, सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट, सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटिंग जनरल, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटिंग जनरल। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 148 है, आपको अभी ही याद रखना है बस। बाकी काम वगैरह बताए रखे हैं इसके, क्या करेगा, क्या क्या इसके अधिकार है सब। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है राकेश जी? मौलिक कर्तव्यों का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? हाँ, 51 कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? कार्यपालिका। भाई आप इसमें खो जाओ एकदम से, और पता चलो पिछले वाला साफ हो रहा हो,
है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ लेता हूँ ये सारी चीज, है ना। हाँ, याद तो करना ही, बार बार थोड़ा ना पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, इसी साल पढ़ना है और ये एग्जाम क्लियर करना है। अब नहीं पढ़ना, अब इसी साल पढ़ के बस नौकरी चाहिए अब तो। चलिए अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम 3 लोगों को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, और तीनों के तीनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट साहब को। दूसरे को हम पढ़ेंगे उप राष्ट्रपति को, और तीसरे में हम किसको पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को। याद रखना, प्रधानमंत्री विधायिका में तो आता ही आता है, इधर भी आता है। यहां जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे। यहां एक ही है बस, संसद ही है, और संसद की समितियां हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं पूछ रहा हूं मैं, अंग। किनसे मिलके संसद बनती है, अंग 3 होते हैं। एक होता है लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन, एक होती है राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट, और एक कौन होता है, जो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर हस्ताक्षर करता है, कौन हुआ, राष्ट्रपति। तो ये इधर भी आते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो संसद को, संसद के अंदर ये सारी चीज आ जाएंगे। न्यायपालिका में तो आपको एक ही चीज पढ़नी है, उसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब हेडिंग लेंगे आप लोग, राष्ट्रपति। सिंपल छोटी सी चीज है, जिसमें मेन चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। राष्ट्रपति ले लूं, हाँ, ये याद होना चाहिए। देखो जिस तरह से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज याद करी ना, वैसे ही आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रदीप जी, कौन से फंडामेंटल, कौन सी मौलिक कर्तव्य के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की बात करी गई है, 8वें में बात करी है। कौन से मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र ध्वज के आदर और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करी गई है, पहले में करी गई है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के या कौन से मौलिक कर्तव्य में प्रभुता, एकता और अखंडता शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, 3रे में इस्तेमाल किया गया। अहिंसा से जुड़ा हुआ मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 9वां है। भेदभाव का निषेध कौन सा मौलिक कर्तव्य करता है, 5वां करता है, बिल्कुल सही है, 5वां करता है, ठीक है। राष्ट्र के विकास से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 10वां है। और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कौन सा है, 11वां है, ठीक है, बढ़िया है ना, याद होना चाहिए। देखो कार्यपालिका 52 से 78, विधायिका 79 से 123, न्यायपालिका 124 से 147, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रेसिडेंट। तो हेडिंग लीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। हमारे देश में कितने राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, एक ही होगा। अच्छा, ये राष्ट्रपति का पद आया कहां से है, अमेरिका। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। हमारे यहाँ पे कभी राष्ट्रपति था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल पद हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेज जब गए थे तो उनकी सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पे थी, जो महारानी के बाद थी, उसका नाम था वायसराय, है ना। तो वो वायसराय पोस्ट उन्होंने हमको नहीं दिया कि हम वायसराय आपको नहीं देंगे, हम आपको गवर्नर जनरल दे देंगे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो हेड ऑफ स्टेट यानी भारत का जो सबसे बड़ा व्यक्ति बना था पावरफुल, उसका नाम था गवर्नर जनरल, और जो स्वतंत्र भारत का बना उसका नाम था सी राजागोपालाचारी। वो पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन करने के बाद जब तक 1952 में चुनाव नहीं हो गए, क्योंकि संविधान तो कब लागू हो गया हमारा, 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले 24 नवंबर 1949 को लागू हो गया था मैक्सिमम, तो ठीक है।
तो उसी समय हम लोगों ने भारत के लिए एक राष्ट्रपति चुन लिया था। उस राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। लेकिन उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। जबकि अब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। हम एमएलए को चुनते हैं और एमएलए जाके वहां पर हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो पहला आएगा अनुच्छेद 52, जिसमें यह लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, लिखना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में जो जो बातें लिखी गई हैं वही हमारे क्वेश्चन हैं। आपको इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति कितने हो सकते हैं? एक। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख से मतलब यह है कि राष्ट्रपति से ही क्या होगी? देश की पहचान होगी, है ना। और देश की पहचान ही किससे होगी? राष्ट्रपति से होगी। जितना भी काम पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत जैसा देश दूसरे देशों के साथ करेगा, तो उसमें सबसे मेन रोल कौन प्ले करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी अगर कोई कागज कहीं पर लेके जाएगा तो उस पर पहले से ही साइन किसके हुए होंगे? राष्ट्रपति के। अंत पंत में यही क्या होगा? लेकिन भारत का राष्ट्रपति कैसा होगा? नाम मात्र का मुखिया होगा। नाम मात्र का मुखिया, ये कभी कोई काम नहीं करेगा। काम करेगा कौन? सारे के सारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की सहायता से जो है देश का शासन चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, यह देश का नाम मात्र का मुखिया होता है। नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, या आप इसको लिख सकते हो, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से या सलाह पे मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें कौन से अनुच्छेद के अंदर आ रही है? 52 में आ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो केवल आपको ये है कि ये जो भारत का राष्ट्रपति होगा ना, ये कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। इसका हमेशा क्या होगा? निर्वाचन होगा, लेकिन ये अगले अनुच्छेद में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। लिखना, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति में निहित होगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस की लाइन है, लेकिन हमारा प्रश्न यहां से नहीं बनता है। हमारा प्रश्न बनता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है औपचारिक, ठीक है ना, अनौपचारिक नहीं। अनौपचारिक तो कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो दिखे ही नहीं। औपचारिक जिसके लिए पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक काम किया जाए। तो ये याद रखना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है या औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 54, ठीक है। औपचारिक तो कौन हो जाएगा हमारे सामने? हाँ, राष्ट्रपति हो जाएगा, ध्यान रखना ना। वास्तविक रूप से तो कौन हो जाएगा? वास्तविक रूप से कार्यपालिका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 समझना है भैया, यहां पे ध्यान रखना। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? चुनाव, ठीक है। कहां से? अमेरिका से ही लिए, डेफिनेटली, ठीक है। इसका जो है ना पॉइंट सुनना, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, पहला पॉइंट। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि भारत आयरलैंड से है ना। भारत का राष्ट्रपति, जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो याद रखना, भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, इसका मतलब यह है राष्ट्रपति का क्या होगा? चुनाव होगा। और चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 54 है, ठीक है। अब चुनाव होगा तो चुनाव कोई करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? चुनाव मंडल बोलते हैं, ठीक है, चुनाव मंडल बोलते हैं। अब वो चुनाव मंडल क्या होगा वो देखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है? संसद करती है। कौन करती है? संसद के दोनों सदनों के जो सेलेक्टेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लिखो आप इसके अंदर, देखो ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, ध्यान रखना, इंडियन इलेक्शन कमीशन। चुनाव, यार सीधा डायरेक्ट लिखो, चुनाव आयोग करवाता है। और चुनाव आयोग कौन सा? केंद्रीय, केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों कौन कौन से हो गए? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य लिखना है ना, निर्वाचित सदस्य, हाँ हाँ, निर्वाचित सदस्य लिखना ना, के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, जो चुन के गए हैं जनता के द्वारा,
ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है कि लोकसभा में 12 होते हैं, 12 सदस्य, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं क्योंकि वो मनोनीत सदस्य हैं। इसीलिए तो लिखवा रहे हैं कि दोनों सभाओं के कौन से निर्वाचित, है ना, कि अगर प्लस करो वैसे यहां पे केंद्र शासित राज्यों प्लस और केंद्र शासित विधानसभाओं, केंद्र शासित और केंद्र शासित, है ना, केंद्र शासित राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सदस्य चुनाव प्रक्रिया से चुनते हैं, प्रक्रिया से चुनते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपको एक बॉक्स में अटकाना है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन नहीं करता। राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करते या नहीं, वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं करते। हाँ, कौन कौन से? पहला, दोनों सदनों के, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा में भी तो 2 सदस्य चुने जाते थे, अब नहीं चुनते। दोनों सदनों के, दोनों सदनों के मनोनीत, मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, है ना, ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के, मैं बताता हूं, देखिए विधान परिषद अलग होती है, विधानसभा नहीं, अरे विधानसभा कहां डाल रहे हैं, वो केंद्र शासित राज्यों के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं। लोकसभा के मेंबर हैं हमारे यहां पे, हाँ 10 जाते हैं, तो वो 10 सदस्य, हाँ 25 जाते हैं, वो लोकसभा के हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, मैं बता रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं आपको कि राजस्थान में लोकसभा की 25 है। देखो 2 नाम होते हैं, एक का तो नाम होता है एमपी, ठीक है, एक होता है एमएलए। एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, एमपी लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, और संसद के सदस्य सांसद बोलते हैं, और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, है ना, ध्यान रखना। हाँ, ये दर्शक बनने के लिए जा सकते हो, वोट नहीं डाल सकते हो, वोट नहीं डालना है, ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कैग। देखो क्या होता है, 2 तरह के राज्य हैं हमारे पास, एक राज्य जो सामान्य कॉमन राज्य हैं, और दूसरे राज्य हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलते हैं, जिनको केंद्र शासित राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या हमारे यहाँ पे कितनी है? 8 है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, है ना, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, ये जो है केंद्र शासित है ना। हाँ, दादरा नागर हवेली, अब तो वो एक ही हो गया, ठीक है। तो उसके जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। हाँ कौन, हाँ उसके सांसद, सांसद क्या एमएलए, उसके कर सकते हैं, उसके कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके, लेकिन बाकी राज्यों के नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। वैसे तो आप इसमें दोनों लिख सकते हो, राज्य और केंद्र शासित लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित लिखो, आप इसके अंदर राज्य ऐड कर देना यार, है ना। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ऐड कर लो आप इसमें। हाँ राज्य है ना इसमें, हाँ विधानसभा के लेंगे ना अपन। और केंद्र शासित राज्यों प्लस
राज्यों प्लस केंद्र शासित राज्यों के, अब यहां पे आते हैं मनोनीत, यहां मनोनीत सदस्य आते हैं, यहां पे ये आएंगे मनोनीत सदस्य। हाँ मनोनीत सदस्य आएंगे यहाँ पे ना, ठीक है, ये आएंगे मनोनीत सदस्य। हाँ हाँ सही है सही है, यहां पर आएंगे वही मनोनीत सदस्य है ना, मनोनीत सदस्य। और कैग तो आपको याद रखना ही है, तीसरे नंबर पर है कैग। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ध्यान रखना भैया, मनोनीत सदस्य और कैग जो है इसके अंदर वोटिंग नहीं करता, ठीक है। तो ये इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, इसी को बोला जाता है राजस्थान का। आप एक लिखो जैसे इजी हो जाएगा आपके सामने। दिल्ली और पुडुचेरी ऐड कर दिया ना आपने इसके अंदर, हाँ ठीक है। अगला लिखो 55, 55 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है वो तो हमको पता चल गया, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है वो भी हमको पता चल गया, कौन करवाता है, केंद्र चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है उसका, तो वो तरीकों को बोला जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक चुनाव पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक, एकल संक्रमणीय अनुपातिक चुनाव पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक चुनाव पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वो वोट होता है वो आगे वाले मेंबर को क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, अगर पीछे वाले को कम मिलता है तो। इसको समझा दूंगा मैं आपको, समझाने के लिए अभी मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट चाहिए होगा कसूंगा, लेकिन समझाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको कौन सा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाना है, हमें तो बस ये याद रखना है, ठीक है। राजस्थान से जो चुनाव लड़ा जाता है उसका मत मूल्य होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जरूर लिख लो आप, ठीक है। राष्ट्रपति यानी एमएलए का मत मूल्य, मत मूल्य मतलब हमारे यहाँ पे विधान लोकसभा के सदस्य कितने हैं 25 हैं, तो वो 25 सदस्यों के पास कितना वोट का पावर है वो कैसे निकालते हैं, वो मत मूल्य है, ठीक है। उसमें राजस्थान का आता है 200, ठीक है, लिखना इसमें मत मूल्य आता है सभी एमएलए के मतों का कुल मूल्य, सॉरी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या राज्य की है ना बराबर राज्य की जनसंख्या, बस ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, तो हमारे एग्जाम राज्य की जनसंख्या बटा हाँ कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित एमएलए मतलब कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या, कुल विधान, हाँ एमएलए लिख दो डायरेक्ट, विधानसभा सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000 इंटू 1/1000, ये आपको याद रखना है। और अगर यहीं पर आपको लिख दो राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है तो 129 है, ठीक है। राजस्थान
मतलब राजस्थान के 129 जनों की तरफ से एक मत डाल रहा है कौन? एक विधानसभा सदस्य। 1971 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य 129 है, ये याद रखना बस। राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है? 129 है। राजस्थान में जितने भी लोग हैं 129 लोगों का एक मत डाल रहा है एक विधानसभा सदस्य। ठीक है, बाकी क्लास को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ओके।